सोचिए, एक छोटा सा कमरा, चारों तरफ बिखरी किताबें, दीवार पर टंगा हुआ टाइम टेबल, कैलेंडर की हर गुजरती तारीख पर लगा एक लाल निशान, मेज पर ठंडी हो चुकी कॉफी, नींद से बोझल आंखें और सामने खुली हुई वही किताब जिसे पढ़ते पढ़ते किसी छात्र ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल दांव पर लगा दिए। उसके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये उसके माता पिता के अधूरे सपनों का बोझ था, उसकी पहचान थी, उसका भविष्य था, उसके परिवारों की उम्मीद थी। वहीं घर से हर रोज बस एक ही आवाज निकलती थी, बस इस बार सिलेक्शन हो जाए, फिर हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और यही एक वाक्य हर सुबह उस छात्र को फिर से किताब खोलने की हिम्मत देता था। फिर परीक्षा हुई, किसी ने ईमानदारी से उत्तर लिखे, किसी ने रात रात भर पढ़ाई की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले ही सवालों के जवाब पता थे। और देखते ही देखते लाखों छात्रों की मेहनत पर एक सवाल या निशान लग गया। पेपर लीक, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों ने हजारों करियर रोक दिए, लाखों सपनों को अधर में छोड़ दिया, परिवारों को कर्ज में डुबो दिया और कुछ घरों में ऐसी खामोशी छोड़ दी जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। जी हाँ, आज देश में हर बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के बाद एक सवाल लगभग तय हो चुका है, क्या इस बार भी पेपर लीक हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि पेपर लीक हुआ है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हर कुछ महीनों में भारत की किसी ना किसी बड़ी परीक्षा के साथ यही कहानी क्यों दोहराई जाती है? क्या हमारे देश में पेपर लीक अब एक सिस्टम बन चुका है? जी हाँ, आपको बता दें कि नीट, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, एनटीए, राज्य लोक सेवा आयोग, ऐसा लगता है जैसे कोई भी परीक्षा अब सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसा बचा रहने की परीक्षा बन चुकी है। लेकिन आखिर ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ? क्या पेपर लीक कोई नई समस्या है या इसकी जड़ें दशकों पुरानी है? देश में अब तक कितनी बड़ी परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं? इन लीक के पीछे कौन लोग होते हैं? क्या ये कुछ दलालों का खेल है या करोड़ों रुपए के संगठित नेटवर्क का कारोबार? इन घटनाओं की सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुकाता है? वो छात्र जिसने 5-5 साल तैयारी की या वो परिवार जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चे के सपनों पर लगा? और जब बार बार मेहनत हारने लगे तब क्या सिर्फ पेपर लीक ही किसी छात्र को टूटने पर मजबूर करता है या फिर समाज की उम्मीदें, रिश्तेदारों के ताने, असफलता का डर और हर हाल में सफल होने का दबाव भी उतना ही बड़ा जिम्मेदार होता है? इसके अलावा नीट एग्जाम दोबारा क्यों कराना पड़ा? सीजेपी का आंदोलन अचानक पूरी देश में चर्चा का विषय कैसे बन गया? क्या उसका विरोध हर राज्य और हर पेपर लीक के खिलाफ था या उस पर सिलेक्टिव अप्रोच के आरोप क्यों लगे? और क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समस्या खत्म हो जाएगी या असली बीमारी कहीं और है? इसी बीच सरकार लेकर अब आई है परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। क्या ये कानून वास्तव में पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ पाएगा या फिर ये भी पहले के कई कानूनों की तरह ही सिर्फ फाइलों में दर्ज ही होकर रह जाएगा? तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक खबर की बात नहीं करेंगे बल्कि हम खोलेंगे भारत के पेपर लीक इकोसिस्टम की पूरी फाइल, जानेंगे इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे तैयार होता है पूरा नेटवर्क, किन किन परीक्षाओं को इसने अपनी चपेट में लिया, कौन कौन जिम्मेदार रहा, सरकारों ने क्या किया, क्या बदला, क्या नहीं बदला और आखिर वो कौन सा रास्ता है जिससे लाखों छात्रों का भविष्य दोबारा सुरक्षित बनाया जा सकता है? क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, रात के लगभग 2 बजे हैं। देश के अलग अलग शहरों में लाखों छात्र गहरी नींद में सो रहे हैं। किसी के कमरे की दीवार पर डॉक्टर बनने का सपना टंगा है, कहीं इंजीनियर बनने की तैयारी चल रही है, तो किसी के माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कोचिंग पर लगा दी है। लेकिन इसी रात किसी दूसरे शहर के एक बंद कमरे में कुछ मोबाइल फोन लगातार बज रहे हैं, व्हाट्सएप पर फाइलें भेजी जा रही हैं, टेलीग्राम चैनलों पर कुछ लोग एक्टिव हैं, कहीं लाखों रुपए का लेन देन हो रहा है और कहीं सिर्फ कुछ मिनटों में करोड़ों छात्रों की महीनों की मेहनत की कीमत तय की जा रही है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक प्रश्न पत्र की नहीं है, ये कहानी भरोसे की है, उस भरोसे की जिस पर भारत का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम खड़ा है। यही कारण है कि पेपर लीक सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, ये उस छात्र के विश्वास पर हमला है जिसने ईमानदारी से मेहनत की,
हालांकि अक्सर लोगों को लगता है कि पेपर लीक की शुरुआत नीट या हाल में हुए वर्षों में हुई, लेकिन सच्चाई इससे कई पुरानी है। जी हां, लेकिन इस सब पर बात करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई। आपको बता दें, भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कहानी आज की यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और सरकारी भर्ती परीक्षाओं से नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के दौर से शुरू होती है। और इन परीक्षाओं का मूल उद्देश्य था सरकारी प्रशासन के लिए योग्य और सक्षम अधिकारियों का चयन करना। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि भारत में मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम की नींव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पड़ी थी। जी हाँ, 18वीं और 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया तो उसके एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे की जरूरत महसूस हुई जो पूरे देश को संभाल सके। बता दें, उस समय कंपनी के अधिकारी अक्सर सिफारिश, रिश्तेदारी और प्रभाव के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। इसके कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार और अक्षमता बढ़ रही थी। इसी समस्या को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की शुरुआत की जिसमें अधिकारियों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाए। जिसके बाद साल 1800 में लॉर्ड वेलेंसली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नए अधिकारियों को भारत की भाषा, कानून, प्रशासन और संस्कृति की जानकारी दी जाए। हालांकि ये कोई प्रतियोगी परीक्षा तो नहीं थी, लेकिन भारतीय प्रशासन में ट्रेंड अधिकारियों की जरूरत को समझने की दिशा में यह पहला बड़ा कदम था। जिसके बाद भारत में पहली बार आधुनिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम की नींव साल 1853 के चार्टर एक्ट के बाद रखी गई। और 1853 के चार्टर एक्ट के बाद यह फैसला लिया गया, अब सिविल सेवाओं में नियुक्ति केवल पहचान या सिफारिश से नहीं बल्कि योग्यता और प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इसके बाद साल 1854 में मैकॉले कमेटी ने प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक ऐसी व्यवस्था की सिफारिश की जिसमें अधिकारियों का चयन एक खुली और निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षा के जरिए किया जाए। मैकॉले समिति की इन्हीं सिफारिशों ने आगे चलकर इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस की नींव रखी, जिसके बाद भारत की आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का आधार माना गया। इसी बीच साल 1955 में पहली बार ब्रिटेन में सिविल सेवा परीक्षा जो है वो आयोजित की गई। हालांकि इस परीक्षा का उद्देश्य योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन करना था, लेकिन शुरुआत में भारतीय युवाओं के लिए इसमें शामिल होना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ये परीक्षा केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी, जिससे भारत के उम्मीदवारों के लिए वहां जाकर परीक्षा देना ही बहुत बड़ी चुनौती था। इसके अलावा परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा था और उम्र सीमा भी काफी कम रखी गई थी। इन सभी कारणों की वजह से भारतीय छात्रों के लिए इस परीक्षा में भाग लेना बेहद ही मुश्किल था और लंबे समय तक इसमें भारतीयों की भागीदारी भी बहुत ही ज्यादा सीमित रही। हालांकि साल 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर वो पहले भारतीय बने जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस की प्रतिष्ठित परीक्षा पास की। उनकी सफलता ने भारतीय युवाओं के लिए एक नई उम्मीद पैदा की और धीरे धीरे भारतीय युवाओं में सरकारी सेवाओं में शामिल होने की इच्छा भी बढ़ने लगी और बड़ी संख्या में लोग सिविल सेवा परीक्षाओं को अपने करियर का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता मानने लगे। हालांकि 1947 में भारत की आजादी के बाद देश की प्रशासनिक व्यवस्था में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव किया गया। ब्रिटिश शासन की इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस व्यवस्था को समाप्त करके उसकी जगह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इन सेवाओं में अधिकारियों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी को सौंपी गई। इसके बाद जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो यूपीएससी को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा भी दे दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि देश की उच्च प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्तियां एक निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सके। साथ ही अब देश चलाने के लिए ऐसे अधिकारी चाहिए थे जो कानून, अर्थव्यवस्था और समाज को समझ सके। इसलिए आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम भारत में सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों से भी जुड़े हुए हैं। हर साल लाखों छात्र यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट, जी और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में शामिल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ी वैसे वैसे इसके साथ नई समस्याएं भी सामने आने लगी, जिससे परीक्षा में देरी, पेपर लीक, नकल माफिया और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। और यही वो जगह है जहां से शुरू होती है भारत के पेपर लीक सिस्टम की
पूरी कहानी, क्योंकि जिस परीक्षा प्रणाली को योग्यता और निष्पक्षता के लिए बनाया गया था, आज उसी भरोसे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का पहला बड़ा पेपर लीक कब और कैसे हुआ। तो आपको बता दें, वैसे तो भारत में पेपर लीक की समस्या दशकों पुरानी है, लेकिन पहला बड़ा पेपर लीक 1990 के दशक के अंत में सामने आया। जी हां, साल 1997 के आईटी जेईई के गणित का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था, जिसे भारत के शुरुआती बड़े और चर्चित पेपर लीक मामले में से एक माना जाता है। इसी समय 1997 की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक और अन्य इरेगुलरिटीज के यानी कि असमानताएं के आरोप लगे थे। आपको बता दें कि ऐसा बताया जाता है कि इस मामले में क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पहले ही प्रिंट और वितरण प्रक्रिया के दौरान लीक हो गया था। इसके बाद संगठित नेटवर्क और बिचौलियों के जरिए इसे कुछ कैंडिडेट्स तक पहुंचाया गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई। बता दें, उस समय आज की तरह सोशल मीडिया या मैसेजिंग एप्स नहीं थे, इसलिए पेपर लीक का नेटवर्क कुछ मुख्य रूप से प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों, बिचौलियों और कुछ कोचिंग नेटवर्क के सहारे काम करता था। प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी बनाकर या फैक्स जैसे माध्यमों से उन्हें आगे पहुंचाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेपर लीक माफिया पैदा कैसे हुआ, तो आपको बता दें, पेपर लीक माफिया किसी एक दिन या एक घटना से पैदा नहीं हुआ। ये वर्षों से भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्था में मौजूद कमजोरियों, भ्रष्टाचार, तकनीकी खामियों और बेरोजगारी के दबाव का फायदा उठाकर धीरे धीरे विकसित हुआ। जी हाँ, जब जब सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित हो और उम्मीदवार लाखों में हो, तब परीक्षा का एक एक प्रश्न पत्र करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार बन जाता है। इसी मांग और लालच ने एक संगठित नेटवर्क को जन्म दिया, जिसे आज आम भाषा में पेपर लीक माफिया कहा जाता है। दरअसल भारत में हर साल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, शिक्षक भर्ती और मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों छात्र छात्राएं हिस्सा लेते हैं, लेकिन इन परीक्षाओं में सीटें बहुत कम होती हैं और उम्मीदवार लाखों में होते हैं। ऐसे में कंपटीशन बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग मेहनत करके सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी नौकरी पाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। इसी का फायदा उठाकर पेपर लीक माफिया जैसे गिरोह पैदा हुए। वहीं परीक्षा व्यवस्था की कुछ कमजोरियों ने भी इन गिरोहों को बढ़ावा दिया, जैसे कई मामलों में क्वेश्चन पेपर की छपाई, पैकिंग, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, स्ट्रॉन्ग रूम में रखने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के दौरान सुरक्षा में खामियां सामने आई। वहीं पेपर लीक के कुछ मामलों में जांच के दौरान ये भी आरोप लगे कि प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा एजेंसी, कोचिंग सेंटर, आईटी स्टाफ या परीक्षा केंद्र से जुड़े कुछ लोगों की ये कथित मिलीभगत थी। देखिए, जब अंदर की गोपनीय जानकारी बाहर पहुंचती है तो पेपर लीक करना आसान हो जाता है। इसके अलावा पहले पेपर लीक को उसकी फोटो खींचकर या फोटोकॉपी करके लीक किया जाता था, लेकिन अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और ईमेल जैसे डिजिटल माध्यमों से कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाया जा सकता है। वहीं इस मामले में बिचौलिए छात्रों से लाखों रुपए लेकर पेपर दिलाने या परीक्षा पास कराने का दावा करते हैं। बता दें, पेपर लीक का कारोबार इसलिए भी तेजी से बढ़ा क्योंकि इसमें अवैध कमाई की संभावना बहुत अधिक होती है। एक सफल पेपर लीक से करोड़ों रुपए तक कमाए जा सकते हैं। यही कारण है कि कई राज्यों में छोटे छोटे गिरोह धीरे धीरे संगठित आपराधिक नेटवर्क में बदल गए और उनका दायरा राज्य की सीमाओं से बाहर तक फैल गया। इसके अलावा लंबे समय तक कई मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया काफी धीमी रही। मुकदमे वर्षों तक अदालतों में लंबित रहे और कई मामलों में दोषियों को समय पर सजा तक नहीं मिली। इससे अपराधियों के बीच ये धारणा बनी कि जोखिम कम है और मुनाफा कहीं अधिक। वहीं आपको बता दें, आमतौर पर पेपर लीक नेटवर्क कई स्तरों पर काम करता है। इसमें प्रश्न पत्र तक पहुंच बनाने वाले लोग, बिचौलिए और एजेंट, अभ्यर्थियों से संपर्क करने वाले सदस्य, पैसों का लेन देन संभालने वाले लोग और डिजिटल माध्यम से प्रश्न या उत्तर भेजने वाले तकनीकी सदस्य शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर पेपर लीक मामले में एक जैसा तरीका
नहीं अपनाया जाता है। वैसे आपको बता दें, साल 1997 से जिस पेपर लीक के सिलसिले ने रफ्तार पकड़ी, वो आज तक पूरी तरह थम नहीं पाया। इसकी सबसे बड़ी कीमत करोड़ों मेहनती युवाओं को चुकानी पड़ी, जिनकी मेहनत, समय और भविष्य बार बार दांव पर लगा। जी हाँ, साल 1997 के बाद साल 2004 में मध्य प्रदेश की प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी परीक्षा में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के आरोप सामने आए। इसके अलावा 2008 में राजस्थान में शिक्षक भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप सामने आए। इसके बाद 2010 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान भी प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप सामने आए और ये मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के कार्यकाल का था। वहीं साल 2011 में मध्य प्रदेश की प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी परीक्षा में बड़े पैमाने पर कथित फर्जीवाड़े और अनियमितताओं के आरोप सामने आए। बाद में यही मामला देश के चर्चित व्यापम घोटाले का हिस्सा बना। ये पूरा विवाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामने आया। जांच में आरोप लगे कि कुछ कैंडिडेट की जगह फर्जी उम्मीदवारों से परीक्षा दिलाई गई, नकल कराई गई, मेरिट सूची और सीट आवंटन में कथित हेराफेरी की गई तथा भर्ती और प्रवेश प्रक्रिया में एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था। मामला बढ़ने पर जांच के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया। जांच के दौरान हजारों लोगों के नाम सामने आए, जिनमें अभ्यर्थी, बिचौलिए, व्यापम से जुड़े अधिकारी और अन्य लोग शामिल थे। बता दें, बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच के दौरान बीजेपी के तत्कालीन मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, कारोबारी सुधीर शर्मा, जगदीश सागर जो रैकेट लीडर था, सहित कई अधिकारियों और अन्य लोगों के नाम जांच में सामने आए। इस मामले के दौरान कई गवाहों, आरोपियों और संबंधित व्यक्तियों की असामान्य मौतों भी थी। राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े किए। बता दें, व्यापम घोटाले में 2015 तक 2000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की गई। इनमें अभ्यर्थी, बिचौलिए, व्यापम अधिकारी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी और अन्य आरोपी शामिल थे। कई राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के नाम भी जांच में आए। इसके अलावा स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मई 2024 में व्यापम घोटाले के मामले में 11 लोगों को 7 साल की सक्षम कारावास की सजा सुनाई। बता दें, सजा पाने वाले 6 कैंडिडेट्स और 5 इम्पर्सोनेटर यानी जो दूसरों की जगह परीक्षा देते थे, वो शामिल थे। और ये मामला आज भी भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे चर्चित परीक्षा एवं भर्ती घोटाले में गिना जाता है। इसके अलावा 2012 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक विवाद, साल 2013 में रेलवे भर्ती परीक्षा रिश्वत और पेपर लीक मामला, साल 2014 में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक और नकल गिरोह मामला, 2016 में एसएससी सीजीएल पेपर लीक आरोप मामला, 2017 में यूपी पीसीएस और अन्य भर्ती परीक्षाओं से अनियमितता, 2018 में सीबीआई 10वीं मैथ्स और 12वीं इकोनॉमिक्स पेपर लीक मामला, 2018 में भी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला, 2019 में बिहार एसएससी पेपर लीक मामला, 2020 में राजस्थान रीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक नेटवर्क मामला, 2021 में राजस्थान रीट पेपर लीक मामला, 2022 में राजस्थान शिक्षक भर्ती लेवल 2 पेपर लीक मामला, 2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक आरोप, 2023 में राजस्थान वरिष्ठ शिक्षा भर्ती पेपर लीक मामला, 2030 में ही गुजरात जूनियर क्लर्क परीक्षा पेपर लीक मामला, वहीं 2023 में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक आरोप मामला, फिर 2024 में नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक और ग्रेस मार्क विवाद, 2024 में ही यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक मामला, यूपीएससी सिविल सेवा फर्जीवाड़ा मामला, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, उत्तर प्रदेश आरओ परीक्षा पेपर लीक मामला, 2025 में विभिन्न राज्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग मामले। और इसके बाद साल 2026 में नीट यूजी पेपर लीक मामला जो देश का सबसे बड़ा परीक्षा विवाद बना। आपको बता दें कि मामला केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। आरोपों के अनुसार परीक्षा से पहले कुछ प्रश्न कैंडिडेट्स तक पहुंच चुके थे, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की रिलायबिलिटी प्रभावित होने की बात मानते हुए परीक्षा को ही रद्द कर दिया। इस फैसले से करीब 22 लाख से अधिक मेडिकल कैंडिडेट्स प्रभावित हुए और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया।
गया। वहीं मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और प्रश्न पत्र लीक के कथित मुख्य आरोपी सहित कई लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। आपको बता दें कि इसके अलावा साल 2026 में ही उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि यूटीयू की सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने का भी मामला सामने आया है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल का मामला है। वहीं इसी साल झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग की कुछ भर्ती परीक्षाएं भी विवादों में रही हैं। वैसे तो इन परीक्षाओं में पेपर लीक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा कराने के तरीके और प्रक्रिया को लेकर भी कई सारे सवाल उठे हैं। वहीं विवाद बढ़ने के बाद जेपीएससी ने कुछ भर्ती परीक्षाएं भी स्थगित कर दी है और पूरी प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले ने राज्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अगर आप इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर लीक की समस्या कितनी पुरानी और बड़ी है। और अगर आप इन सभी पेपर लीक मामलों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, जैसे अब तक कौन कौन सी परीक्षाओं की पेपर लीक हुई हैं, किन मामलों में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और हर मामले की पूरी टाइमलाइन क्या क्या रही है, तो उसका लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर सभी मामलों की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हर एक पेपर लीक केस, उसकी जांच, गिरफ्तारियों के बारे में बताना विस्तार से संभव नहीं हो पाएगा। और खैर, अब तक हमने जाना कि कब कब बड़े पेपर लीक हुए, पेपर लीक माफिया कैसे काम करता है और ये नेटवर्क कैसे तैयार हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने इस समस्याओं को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। क्या भारत में पेपर लीक रोकने के लिए हमेशा से कोई कानून था? पहला कानून कब बना? उससे पहले जब कोई पेपर लीक होता था तब सरकारें ऐसे मामलों का क्या करती थी, इन्हें कैसे संभाला करती थी? क्या केवल एफआईआर ही दर्ज होती थी या फिर पुराने कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती थी? तो अब इस वीडियो के अगले हिस्से में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। हम समझेंगे कि पेपर लीक रोकने के लिए पहला केंद्रीय कानून कब आया, उससे पहले अलग अलग सरकारें किन कानूनी प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई किया करती थी और आखिर क्यों एक अलग और सख्त कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई। तो अब आपको बताते हैं कि भारत में पेपर लीक रोकने के लिए हमेशा से कोई विशेष अलग कानून मौजूद नहीं था। लंबे समय तक पेपर लीक के मामलों में सरकारें सामान्य आपराधिक कानून के आधार पर ही कार्रवाई करती थी। केंद्र स्तर पर पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कोई समर्पित कानून यानी कि डेडिकेटेड लॉ नहीं आया था। आपको बता दें, ये जो कानून है वो साल 2024 तक नहीं था। हालांकि कुछ राज्यों ने इस समस्या को देखते हुए 1980 और 1990 के दशक से अपने स्तर पर कानून बनाना शुरू कर दिए थे। इससे पहले ज्यादातर मामलों में पुलिस भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धाराओं जैसे 420 जालसाजी, चीटिंग, 120B कॉन्स्पिरेसी के तहत एफआईआर दर्ज करती थी और उसी के आधार पर जांच और कार्रवाई की जाती थी। अगर राज्य स्तर की बात करें तो सबसे पहले ओडिशा ने साल 1988 में परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए कानून बनाया। इसे ओडिशा कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट 1988 कहा गया। ये भारत में परीक्षा अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए शुरुआती कानूनों में से एक था। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने भी परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कदम उठाए। साल 1992 में तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने इस दिशा में एक अध्यादेश जारी किया। वही बाद में साल 1998 में उत्तर प्रदेश में यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लागू किया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने भी साल 1997 में परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए कानून बनाया, लेकिन इन सभी कानूनों की सीमा केवल संबंधित राज्यों तक थी। पूरे देश में लागू होने वाला कोई केंद्रीय कानून मौजूद नहीं था। हालांकि देश में लगातार बढ़ रहे पेपर लीक के मामले सरकार और परीक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुके थे। साल 2020 के बाद भारत में कई बड़े पेपर लीक और परीक्षा विवाद सामने आए, जिन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इन मामलों में नीट यूजी 2024 पेपर लीक विवाद, यूजीसी एनईटी 2024 परीक्षा रद्द होने का मामला, एसएससी रेलवे भर्ती परीक्षाओं और कई राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताएं प्रमुख रही। लेकिन इन सभी मामलों में सबसे ज्यादा सुर्खियां नीट यूजी 2024
विवाद ने बटोरी। आपको बता दें, नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसमें हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपने के साथ शामिल होते हैं। क्योंकि नीट आज भारत में डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा रास्ता है और शायद सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है नीट की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? भारत में मेडिकल एग्जामिनेशन पहले कैसे होते थे? तो आपको बता दें, आज से करीब 2 दशक पहले भारत में मेडिकल कॉलेजों में एंट्री की व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। हर राज्य का अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता था। कई निजी कॉलेज अलग परीक्षा लेते थे। केंद्र सरकार की अलग परीक्षा होती थी, एम्स की अलग परीक्षा, JIPMER की अलग परीक्षा, AFMC की अलग परीक्षा, राज्यों की अलग अलग परीक्षाएं। यानी यदि कोई छात्र पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में आवेदन करना चाहता है तो उसे कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। अब आप पूछेंगे कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था? तो कल्पना कीजिए, एक छात्र उत्तर प्रदेश में रहता है, लेकिन वो राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु हर जगह आवेदन करना चाहता है। उसे अलग अलग शहरों में जाकर परीक्षा देनी पड़ती है। हर परीक्षा की फीस अलग, यात्रा का खर्च अलग, कोचिंग का पैटर्न अलग, सिलेबस थोड़ा अलग, तरीके अलग अलग, परिणाम अलग और कई बार 2 परीक्षाएं एक ही दिन पड़ जाती थी। यानी मेधावी छात्र भी केवल इसलिए अवसर खो देता था क्योंकि वो हर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता था। इसलिए इसी समस्या को देखते हुए एक्सपर्ट्स के बीच ये विचार उभरा कि क्या पूरे देश के लिए एक ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो सकती है। और यहीं से शुरू हुई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की अवधारणा। लेकिन नीट का रास्ता आसान नहीं था। नीट लागू करने का फैसला आते ही देश भर में बहस शुरू हो गई। कुछ मेडिकल कॉलेजों ने इसका विरोध भी किया, कानूनी चुनौतियां भी सामने आई, मामला अदालत तक पहुंचा, कई वर्षों तक कानूनी बहस चलती रही। अंततः सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और बाद की नीति निर्णयों के बाद नीट देश की प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षा बन ही गई। आज नीट केवल एक परीक्षा नहीं, एक राष्ट्रीय आयोजन है। हर वर्ष लाखों छात्र इसमें भाग लेते हैं। देश भर में हजारों परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। सैकड़ों शहरों में एक ही दिन परीक्षा आयोजित होती है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों से लेकर अधिकांश निजी मेडिकल संस्थानों में प्रवेश का आधार यही एग्जाम है। यानी अगर इस एग्जाम पर भरोसा डगमगाता है तो उसका असर केवल एक एग्जाम पर नहीं, पूरे मेडिकल शिक्षा तंत्र पर पड़ता है। और आपको बता दें, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस और कई निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। इसी कारण अच्छी रैंक केवल प्रतिष्ठा नहीं देती, बल्कि कई परिवारों के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित होती है। कई छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, कुछ ड्रॉप लेते हैं, कुछ कोचिंग के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं, कई परिवार अपनी बचत खर्च कर देते हैं। इसलिए नीट केवल परीक्षा नहीं, लाखों परिवारों की उम्मीदों का केंद्र बन चुकी है। लेकिन जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और जब करोड़ों लोगों की उम्मीदें किसी एक परीक्षा से जुड़ जाती है तो उसकी सुरक्षा भी उसी स्तर की होनी चाहिए। लेकिन 2024 में नीट यूजी को लेकर देश भर में विवाद तब खड़ा हुआ जब 5 मई 2024 को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने का आरोप लगा, जो देश के सबसे चर्चित परीक्षा घोटालों में से एक बन गया। आपको बता दें कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था और ये बिहार, झारखंड तथा अन्य राज्यों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैल गया था। कई कैंडिडेट्स के असामान्य रूप से ज्यादा अंक आने के बाद परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे थे। खास तौर पर कई छात्रों के 720 में से 720 अंक हासिल करने और बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। इस लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य को भी प्रभावित किया और पूरे देश में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कैंडिडेट्स ने एग्जाम रद्द करने की मांग भी शुरू कर दी। छात्रों और गार्जियंस ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और इससे मेहनत करने वाले लाखों कैंडिडेट्स के साथ अन्याय भी हुआ है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुछ मामलों में दोबारा परीक्षा कराने का भी आदेश दिया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और ईडी ने मनी ट्रेल की जांच भी शुरू की। वहीं सीबीआई और ईडी की संयुक्त कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कोचिंग संचालक, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े कर्मचारी, मीडिएटर और कुछ अभ्यर्थी और उनके गार्जियन भी शामिल थे। वहीं बिहार के संजीव कुमार, सिकंदर यादव, अनुराग यादव, राजू सिंह जैसे नाम भी मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए थे।
वहीं जांच के अनुसार प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र या बिहार से लीक किया गया था। वहीं गिरोह ने OMR शीट और आंसर की पहले से ही हासिल कर ली थी, जिसके बाद कुछ परीक्षा केंद्रों पर ब्लूटूथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके भी मदद की गई थी। वहीं गिरोह ने प्रति अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट से 30 से 50 लाख रुपए तक वसूले थे। इसी कारण इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर एग्जामिनेशन सिस्टम की रिलायबिलिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए। छात्रों के बड़े आंदोलन हुए और NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली पर भी आलोचना शुरू हो गई, और जिसके बाद पहली बार पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को अब रोकने के लिए भारत में पहला बड़ा कानून साल 2024 में आया। इस कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसे हिंदी में कहा जाता है लोक परीक्षा अधिनियम 2024। जी हाँ, ये कानून केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था। इसे संसद में फरवरी 2024 में पेश किया गया और दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद 12 फरवरी 2024 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और इसके बाद ये कानून लागू हो गया। दरअसल सरकार का मानना था कि केवल पुराने कानूनों के सहारे इस तरह के संगठित अपराधों पर प्रभावी रोक लगाना मुश्किल था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होने के कारण कार्रवाई में भी अंतर रहता था। इसलिए एक ऐसा केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई जो पूरे देश में सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी के खिलाफ एक समान व्यवस्था तैयार करे। और आपको बता दें, लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में परीक्षा से जुड़ी कई तरह की धोखाधड़ी को अपराध बनाया गया है। इसके तहत पेपर लीक करना या करवाना अपराध है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी को गलत तरीके से हासिल करना और फैलाना अपराध माना गया है। किसी उम्मीदवार की जगह दूसरा व्यक्ति परीक्षा देने यानी फर्जी उम्मीदवार अपराध है। परीक्षा प्रक्रिया में बिना अधिकार बदलाव करना, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ करना या परीक्षा में बाधा डालना भी अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं संगठित तरीके से परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह और संस्थाओं पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही इस कानून में के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की जेल है और 10 लाख रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान भी है। वहीं परीक्षा कराने वाली संस्थाओं से जुड़े संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, ये कानून केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है। इसमें UPSC, SSC, रेलवे भर्ती, बैंकिंग परीक्षाएं, NTA द्वारा आयोजित परीक्षाएं जैसे नीट, JEE और अन्य केंद्रीय भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। हालांकि ये कानून निजी संस्थाओं की सभी परीक्षाओं पर सीधे लागू नहीं होता जब तक वो इसके दायरे में न लाई जाए। लेकिन आपको बता दें, वैसे तो लीक परीक्षा अधिनियम का बड़े स्तर पर राजनीतिक विरोध नहीं हुआ था, क्योंकि ज्यादातर दल परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत से सहमत थे। हालांकि विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने ये सवाल जरूर उठाया कि केवल कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी। विपक्ष का कहना था, सरकार को परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही भी तय करनी होगी और पेपर लीक के मामलों में तेज कार्रवाई करनी होगी। खासकर नीट UG 2024 विवाद के बाद छात्रों और विपक्ष ने मांग की कि सिर्फ सख्त सजा नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में तकनीकी और प्रशासनिक सुधार भी जरूरी है। और अगर देखा जाए तो लीक परीक्षा अधिनियम 2024 बनने के बाद भी पेपर लीक की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। इसके पीछे 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, पेपर लीक करने वाले अपराधी पहले से ज्यादा शातिर और संगठित हो चुके हैं, उन्हें कानून का डर कम महसूस हो रहा है। दूसरी, ये भी संभव है कि कानून में अभी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनका फायदा उठाकर पेपर लीक माफिया लगातार सक्रिय है। और पिछले कुछ समय में हमने देखा कि पेपर लीक के मुद्दे ने बड़े स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा भी की। विरोध प्रदर्शन हुए, नई पार्टी बनी, सरकार पर सवाल उठे, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक लिया गया। इसी बीच सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में भी बदलाव किए ताकि परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और सख्ती से कार्रवाई की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ कानून में संशोधन करना ही इस समस्या का समाधान है? और सवाल ये भी है, क्या भारत कभी पेपर लीक की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा? क्या लाखों छात्रों को हर बार परीक्षा की तैयारी के साथ साथ इस डर से भी लड़ना
पड़ेगा कि कहीं उनकी मेहनत किसी भ्रष्ट सिस्टम की वजह से बर्बाद न हो जाए। और आखिर कब तक युवा अपने सपनों के टूटने और वर्षों की मेहनत बेकार होने के कारण अपनी जिंदगी की बड़ी कीमत चुकाते रहेंगे। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि पेपर लीक जैसी घटनाओं का असर केवल परीक्षा रद्द होने तक सीमित नहीं रहता है। इसकी वजह से कई युवाओं पर भी इतना मानसिक दबाव पड़ा है कि कुछ ने जैसा कदम भी उठा लिया। अभी हाल ही का आंकड़ा आप देख लीजिए। मई 2026 में नीट यूजी परीक्षा हुई थी और पेपर लीक के आरोपों के बाद 22 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई और जून में रीटेस्ट हुआ। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस रिकॉर्ड्स और परिवारों के बयानों के आधार पर कम से कम 21 छात्रों को इस फियास्को से जोड़कर देखा गया। जैसे राजस्थान के सीकर में 22 वर्षीय नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल खबर सामने आई। परिवार ने परीक्षा रद्द होने और तनाव को इसकी वजह भी बताया। आपको बता दें कि ये मामले राजस्थान जैसे सीकर, झुंझुनू और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आदि से रिपोर्ट हुए हैं। कई परिवारों ने बताया कि परीक्षा रद्द होने, दोबारा तैयारी करने के दबाव, अच्छे स्कोर की उम्मीद टूटने और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता ने छात्रों पर गहरा मानसिक असर डाला है। हालांकि हर मामले में पेपर लीक को एकमात्र कारण भी साबित नहीं किया गया है, लेकिन इन घटनाओं ने परीक्षा व्यवस्था की खामियों और छात्र पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को जरूर सबके सामने उजागर कर दिया है। वहीं एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों में एग्जामिनेशन फेलियर एक अलग कैटेगरी है, जिसके अनुसार साल 2014 से लेकर 2024 के बीच देश में कुल 1,23,000 से अधिक छात्र दर्ज हुई हैं। इनमें परीक्षा में फेल को मुख्य वजह बताने वाले मामले हर साल ऑन एवरेज 2000 से ऊपर रहे हैं और इन 11 वर्षों में कुल मिलाकर 25,000 से अधिक ऐसे केस सामने भी आए हैं। वही मीडिया विश्लेषण जैसे इंडियन टुडे के अनुसार 2021 से अब तक नीट से जुड़े लगभग मामले 90 रिपोर्ट हुए हैं। इनमें 2025 में सबसे ज्यादा संख्या दर्ज हुई और 2026 में भी कई मामले सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले एक दशक में भारत में दर्जनों पेपर लीक के मामले हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 89 या उससे ज्यादा, जिनमें भर्ती परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं, नीट जैसी प्रवेश परीक्षाएं भी शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि नीट 2026 पेपर लीक विवाद के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ऐसा लगा मानो वर्षों से जमा हुआ गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया हो। शायद अब सबका सब्र टूट चुका था। अब चाहिए था इंसाफ उन बच्चों को जो हर साल सालों साल इतनी मेहनत करते हैं। जी हां, दरअसल 3 मई 2026 को देश भर में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही पेपर लीक की ठोस सबूत सामने आने पर 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई और 21 जून 2026 को रीटेस्ट कराया गया, यानी कि रीनीट कराया गया, जिसके बाद जुलाई 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लीक की शुरुआत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के अंदर से हुई थी। जी हाँ, पेपर सेटिंग और मराठी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मुख्य भूमिका में थे। इनमें केमिस्ट्री के पीवी कुलकर्णी, बायोलॉजी बॉटनी की मनीषा गुरुनाथ मंडारे और फिजिक्स की मनीषा संजय हलदार शामिल हैं। दरअसल अपने 2026 में इन्हें प्रश्न पत्र तैयार करने और अनुवाद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरोप है कि इन्होंने प्रश्न पत्र की डिजिटल कॉपी निकालने के बजाय पुणे और लातूर इलाके में अपने घरों पर कुछ चुनिंदा 10 से 15 छात्रों को विशेष कोचिंग सेशन के नाम पर सवाल डिक्टेट किए। बताया गया कि छात्र इन सवालों को हाथ से लिखते थे ताकि किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सबूत ना बच सके। और इसके बाद ब्यूटी पार्लर मालकिन और कंसल्टेंट मनीषा संजय बागमारे ने उन छात्रों से सवाल याद करवाकर या टाइप करवाकर लगभग 400 से 600 सवालों वाला पूरा ये गेस्ट पेपर था, पीडीएफ तैयार किया और उन्होंने इस पेपर को पुणे के बिचौलिए धनंजय लोखंडे को करीब 10 लाख रुपए में बेच दिया। इसके बाद पेपर की श्रृंखला पुणे से नासिक के शुभम खैरनार तक पहुंची, फिर गुरुग्राम के यश यादव के पास गई और अंत में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए राजस्थान के जमवारामगढ़ और सीकर स्थित मांगीलाल तथा दिनेश दीवाल परिवार तक पहुंच गई। वही कीमत बढ़ते बढ़ते 10 से 15 लाख रुपए तक हो गई।
साथ ही कुछ कोचिंग संस्थानों और छात्रों को ये पेपर 30,000 रुपए से लेकर कई लाख रुपए तक में बेचा गया। लातूर के कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगवाकर भी इस नेटवर्क में शामिल रहे। वहीं लीक किए गए सवालों में से 100 से अधिक सवाल असली पेपर से मैच हुए, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन में। हालांकि इसका खुलासा 3 मई की शाम को हुआ, जब परीक्षा खत्म होने के बाद राजस्थान की सीकर में केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुधार को उनके लैंडलॉर्ड या किसी छात्र ने 150 पेज का गेस्ट पेपर पीडीएफ दिखाया। मिलान करने पर लगभग 120 से 135 सवाल विकल्पों और क्रम सहित असली पेपर से हूबहू मैच किए, जिसके बाद 7 मई को टीचर ने एनटीए, सीबीआई और गृह मंत्रालय को ईमेल भेजकर इसकी शिकायत की। वहीं राजस्थान एसओजी ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसके बाद सीबीआई ने देश भर में 92 जगहों पर छापेमारी की। हालांकि सीबीआई की जांच के मुख्य निष्कर्षों के अनुसार कोई सरकारी अधिकारी या एनटीए के उच्च अधिकारी इस साजिश में शामिल नहीं पाए गए, लेकिन पेपर लीक मुख्य रूप से पेपर सेटर्स और बिचौली के नेटवर्क से हुआ। हालांकि ट्रांसलेशन प्रक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल में लापरवाही जरूर पाई गई, जिसके बाद चार्जशीट में कुल 13 आरोपियों के नाम शामिल किए गए और जांच एजेंसी ने अपने दावों के समर्थन में 360 गवाहों के बयान, 422 दस्तावेज और डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण सबूत पेश भी किए। लेकिन अब इस बार इस पूरे पेपर लीक के कारण जन्म हुआ एक ऐसे छात्र आंदोलन का, जिसने शिक्षा व्यवस्था की बहस को संसद से लेकर सड़कों तक पहुंचा दिया। जी हाँ, इतिहास गवाह है, क्रांतियां हमेशा संसद से शुरू नहीं होती। कई बार वो किसी हॉस्टल के कमरे से शुरू होती हैं, कभी किसी लाइब्रेरी की खामोशी से, तो किसी छात्र के टूटे हुए विश्वास से, और कभी एक ऐसी परीक्षा से जिसके बारे में लाखों लोग महसूस कर रहे हैं कि अब जवाब मांगने का समय आ गया है। इसी बीच इन्हीं युवाओं और छात्रों की आवाज बनने का दावा करते हुए देश में एक नई पार्टी सामने आई, जिसे लेकर लोगों की अलग अलग राय देखने को मिली। कुछ लोगों का मानना था कि ये पार्टी सच में छात्रों के मुद्दे को उठा रही है, उनके साथ खड़ी है और परीक्षा व्यवस्था में सुधार और न्याय की मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ का कहना था कि ये केवल अपनी राजनीतिक एजेंडे और विचारधारा के आधार पर सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है और इसका छात्रों के वास्तविक मुद्दों से सीमित संबंध है। यानी जहां एक तरफ इस पार्टी के समर्थक इसे युवाओं के संघर्ष की आवाज मान रहे हैं, वहीं विरोधी इसे राजनीतिक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की। आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत 16 मई 2026 को अभिजीत दिप्के ने की थी। अभिजीत दिप्के करीब 30 वर्षीय राजनीतिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं और बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और इससे पहले वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्टी क्यों और कैसे बनी, तो बता दें कि सीजेपी का जन्म एक विवादित टिप्पणी के बाद हुआ। दरअसल 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई, जहां मुख्य न्यायाधीश ने कुछ बेरोजगार युवाओं और कार्यकर्ताओं की तुलना कॉकरोच और समाज के परजीवियों से की। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट भी किया कि उनकी टिप्पणी फर्जी डिग्री रखने वाले लोगों के संदर्भ में थी, आम युवाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन तब तक तो ये बयान युवाओं के बीच आक्रोश का एक बहुत ही बड़ा कारण बन चुका था। इसी को लेकर इसके अगले दिन अभिजीत दिप्के ने सोशल मीडिया पर व्यंग्य करते हुए लिख दिया, क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। और इसी विचार के साथ उन्होंने पार्टी की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए। वहीं आपको बता दें कि पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए भी रखा गया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नाम से मिलता जुलता एक व्यंग्यात्मक नाम था। इसके जरिए पार्टी ने एक राजनीतिक संदेश देने और व्यवस्था पर कटाक्ष करने की पूरी कोशिश की। वहीं युवाओं ने इस कथित अपमान को अपना हथियार बना लिया और मैं भी कॉकरोच तथा आलसी और बेरोजगारों की आवाज जैसे नारे अपना लिए। साथ ही पार्टी ने खुद को उन युवाओं की आवाज भी बताया जो सिस्टम में खुद को नजरअंदाज महसूस करते हैं। वैसे तो शुरुआत में सीजेपी ने 5 सूची घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें न्यायपालिका, चुनाव आयोग, महिला आरक्षण और मीडिया से जुड़े मुद्दे शामिल थे।
इसमें रिटायर मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा सीट ना देने, चुनाव इरेगुलरिटीज पर सख्त कार्रवाई, संसद और कैबिनेट में 50% महिला आरक्षण और कुछ मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई जैसी मांगे रखी गई थी। लेकिन नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद पार्टी का मुख्य फोकस शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधारों पर आ गया। सीजीपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के परिवारों को मुआवजा और परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने जैसी मांगे भी उठानी शुरू कर दी। वहीं इस आंदोलन में अभिजीत दिप्के के अलावा सौरभ दास और आशुतोष श्रृंका जैसे चेहरे भी प्रमुख तौर पर सबके सामने आए, जिसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए लंबे विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए। साथ ही जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी कुछ समय के लिए इस प्रदर्शन से जुड़े और 26 दिन तक भूख हड़ताल भी की। कुल मिलाकर शुरुआत में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान के रूप में शुरू हुई सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी धीरे धीरे छात्र आंदोलन का रूप लेने लगी। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के मुद्दे ने इस व्यापक समर्थन दिलाया। छात्रों की बड़ी संख्या ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि आलोचकों का कहना है कि पार्टी का विरोध मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे नीट तक सीमित रहा, जबकि राज्यों में होने वाले पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर उसका रुख उतना सक्रिय नहीं दिखा। लेकिन जंतर मंतर से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे एक बड़े और सफल आंदोलन में जरूर बदल गया, क्योंकि इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। जहां शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि सरकार इस मांग के आगे आसानी से नहीं झुकेगी, लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन को समर्थन मिलता गया, बड़ी संख्या में छात्र और युवा इससे जुड़ते गए। जलवायु कार्यकर्ता और साइंटिस्ट या फिर कहें एक शिक्षाविद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर 20 जुलाई को संसद तक पहुंचे और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। हालांकि इस आंदोलन के दौरान कई विवाद भी सामने आए। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ असामाजिक तत्वों के शामिल होने की खबरें भी सामने आईं, जिन्होंने आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार बढ़ते दबाव के बीच सरकार को मांगों पर विचार करना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा और सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी भी साझा की। अपने इस्तीफे पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि 3 मई 2026 को हुई नीट परीक्षा में अनियमितता सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा रद्द की और रीटेस्ट कराया। उन्होंने ये कहा कि पहले दिन से उन्होंने जिम्मेदारी ली और कभी मुंह नहीं मोड़ा। इस्तीफे का फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि जंतर मंतर और देश भर की स्थिति का देश विरोधी ताकतें हैं वो फायदा ना उठा सके। देश की एकता बनी रहे, किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी उलझनों में ना फंसे और युवा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। बता दें, सूत्रों के अनुसार उन्होंने प्रदर्शन के दौरान 2 बार पहले भी इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने दोनों बार अस्वीकार कर दिया। हालांकि तीसरी बार उनकी पेशकश स्वीकार कर ली गई और अब इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुल मिलाकर ये इस्तीफा नीट विवाद के बाद छात्र आंदोलन की एक बड़ी मांग पूरी होने के रूप में देखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस्तीफा देने से पेपर लीक रुक जाएगा? मान लीजिए आज मंत्री बदल दिए जाएं, क्या कल से प्रिंटिंग प्रेस की सुरक्षा अपने आप मजबूत हो जाएगी? डेटा एन्क्रिप्शन बदल जाएगा? अंदरूनी मिली भगत समाप्त हो जाएगी? फर्जी अभ्यर्थी गायब हो जाएंगे या परीक्षा केंद्रों की निगरानी बेहतर हो जाएगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि व्यक्ति बदलने से संरचना नहीं बदलती। यहाँ एक उदाहरण समझिए, अगर किसी अस्पताल में लगातार संक्रमण फैल रहा है तो केवल अस्पताल का निदेशक बदल लेने से क्या संक्रमण खत्म हो जाएगा? जब तक सफाई व्यवस्था नहीं सुधरेगी, प्रशिक्षण नहीं होगा, जवाबदेही तय नहीं होगी, निगरानी नहीं बढ़ेगी, तब तक समस्या लौट सकती है। ठीक यही बात परीक्षा प्रणाली पर भी लागू होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। यदि किसी विभाग में बार बार गंभीर विफलताएं सामने आए तो ये स्वाभाविक है कि जनता पूछे, क्या पर्याप्त निगरानी थी? क्या पहले की घटनाओं से सबक लिया गया? क्या सुधार समय पर लागू हुए? क्या चेतावनियों पर ध्यान दिया गया? यही लोकतांत्रिक जवाबदेही का मूल है। लेकिन हाँ,
हर नागरिक की राय अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इस्तीफा जवाबदेही का प्रतीक होता है, कुछ लोगों के लिए वास्तविक सुधार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कई लोग मानते हैं कि दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। लेकिन अगर समाधान केवल इस्तीफा नहीं है तो फिर समाधान क्या है? क्या केवल कड़ी सजा, क्या केवल नई एजेंसी, क्या केवल नई तकनीक, या इन सब का एक संयोजन? और इसी सवाल ने जन्म दिया एक नए कानून को, जिससे उम्मीद की गई वो सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर पहले से अधिक सख्ती करेगा। जी हाँ, हर बड़े अपराध के बाद देश में एक आवाज जरूर उठती है, अब कानून और सख्त होना चाहिए। जब निर्भया कांड हुआ, जब आर्थिक घोटाले हुए, जब साइबर अपराध बढ़े और जब बार बार परीक्षा विवाद सामने आए, तब भी यही मांग उठी, दोषियों को ऐसी सजा मिले कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है, जिसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 कानून को और भी अधिक सख्त बनाना है। आपको बता दें कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक और छात्र प्रदर्शनों के बाद सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी भी दे दी है, जिससे अब ये नया कानून भी बन चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य पेपर लीक, नकल, ओएमआर शीट में छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना और परीक्षा से जुड़ी अन्य धांधलियों को रोकना है। आपको बता दें कि ये कानून यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेईई जैसी सभी प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है। आपको बता दें कि इस नए कानून में जांच और ट्रायल को तेज करने के साथ साथ सजा को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और कानून में स्पष्ट किया गया है कि अपराध कॉग्निजेबल, नॉन बाइलेबल और नॉन नेगोशिएबल भी होगा। महत्वपूर्ण बात ये भी रही है कि छात्रों को इस कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर रखा गया है, यानी परीक्षा में नकल करते पकड़े गए छात्र पर इस कानून के तहत सजा नहीं दी जाएगी। सजा मुख्य रूप से लीक करने वाले बिचौलियों, कोचिंग संचालकों, एजेंसियों और संगठित गिरोह के लिए ही बनी है। इसके अलावा नए कानून में सबसे बड़ा बदलाव सजा की मात्रा में भी किया गया है। व्यक्तिगत अपराधियों के लिए पहले 3 से 5 साल की जेल और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना था, लेकिन अब मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 10 साल की जेल का प्रावधान शामिल है। जुर्माना भी बढ़ाकर मैक्सिमम 50 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं संगठित अपराध यानी गिरोह या सिंडिकेट के मामले में सजा और भी कड़ी है। पहले मिनिमम 5 साल जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना था, अब मिनिमम 7 से 10 साल जेल और मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रावधान इसलिए लाया गया है क्योंकि कई पेपर लीक मामलों में संगठित माफिया सक्रिय पाए गए थे, जो लाखों करोड़ों रुपए लेकर सवाल बेचा करते थे। वहीं परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों के लिए भी नियम जो है वो सख्त कर दिए गए हैं। यदि कोई एजेंसी लीक या लापरवाही में शामिल पाई जाती है तो उस पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि पहले ये सीमा 1 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा ऐसी एजेंसियों को 8 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन करने से प्रतिबंध किया जाएगा, जबकि पहले ये प्रतिबंध जो था वो सिर्फ 4 साल का ही था। वहीं एजेंसी के निर्देशकों या वरिष्ठ अधिकारियों पर भी 5 से 10 साल की जेल और 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आपको बता दें कि ये प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट या एजेंसी स्तर पर होते हैं। वहीं कानून में जांच और ट्रायल को तेज करने के प्रावधान भी जोड़ दिए गए हैं। अब पेपर लीक की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी, जबकि पहले कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं थी, जिससे मामले सालों साल तक लंबित रहते थे। हर राज्य में स्पेशल अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जो इन मामलों की दिन प्रतिदिन सुनवाई करेंगे। वहीं चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमा 3 महीनों में पूरा करना होगा। केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित कर सकती है जो अंतर राज्य या जटिल मामलों की भी जांच करेगी। इन प्रावधानों का उद्देश्य सीधे तौर पर ये है कि दोषियों को जल्द सजा मिले और छात्रों का भविष्य लंबे कानूनी विवाद में बिल्कुल भी ना फंसे। सरकार का ये दावा है कि सख्त सजा और तेज प्रक्रिया से पेपर लीक माफिया पर अंकुश लगेगा। अधिकारियों का ये भी कहना है कि जब दोषियों को 10 साल जेल और करोड़ों रुपए जुर्माना का डर होगा तो वो आसानी से इस काम में शामिल नहीं होंगे। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट और समयबद्ध जांच से पुराने मामलों की तरह देरी भी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कानून को छात्रों के भविष्य की रक्षा के रूप में पेश किया है। हालांकि आलोचक इस कानून को पर्याप्त नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सजा बढ़ाने से समस्या पूरी तरह नहीं रुकेगी।
जब तक परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा, पारदर्शिता और तकनीकी सुधार नहीं होंगे, लीक होते रहेंगे पेपर। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि जो पेपर लीक होता है वो अक्सर अंदरूनी सूत्रों से होते हैं। पेपर सेटिंग, ट्रांसलेशन, प्रिंटिंग या वितरण के दौरान लापरवाही या मिलीभगत होती है। 2024 के कानून के बावजूद 2026 में नीट पेपर लीक हो गया। इसलिए आलोचक सिस्टम में मुख्य बदलाव की मांग कर रहे हैं, जैसे पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा, बेहतर निगरानी, एजेंसियों की जवाबदेही और स्वतंत्र ऑडिट। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कुछ में छात्रों को दायरे से बाहर रखना, इस कानून से कुछ छात्रों को दायरे से बाहर रखना सही है, लेकिन बिचौली और कोचिंग संस्थानों पर और सख्ती जरूरी है। कई राज्य स्तर की परीक्षाओं में भी पेपर लीक होते रहते हैं। नया कानून केंद्र की परीक्षाओं पर ज्यादा प्रभावी हो सकता है, लेकिन राज्यों को भी इसकी तर्ज पर कानून बनाना होगा। कुल मिलाकर परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें सजा बढ़ाई गई है, जांच और ट्रायल की समय सीमा तय की गई है, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं, और जैसे कि आपको बताया कि ये कानून पेपर लीक माफियाओं के लिए मजबूत संदेश देता है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी मजबूती से लागू किया जाता है। यदि जांच एजेंसियां तेजी से काम करें, कोर्ट समय पर फैसला दे और सिस्टम में सुधार बढ़ाए जाएं, तो ये कानून छात्रों के भरोसे को बहाल करने में मदद कर सकता है, वरना ये सिर्फ एक कागजी कानून बनकर रह जाएगा। क्योंकि भारतीय युवा पीढ़ी परीक्षा व्यवस्था से काफी निराश हो चुकी है। बार बार लीक और रद्द परीक्षाओं ने कई छात्रों को मानसिक तनाव में डाल दिया है। नया कानून यदि सही मायने में लागू होता है तो ये युवाओं को कुछ राहत दे सकता है। सरकार को अब कानून बनाने के साथ साथ उसकी प्रभावी निगरानी भी सुनिश्चित करनी होगी, तभी एग्जामिनेशन सिस्टम की साख वापस लौट पाएगी और लाखों मेहनती छात्र बिना किसी डर के अपनी तैयारी कर सकेंगे। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया, जब भी परीक्षा व्यवस्था में कोई गड़बड़ी होती है तो उसको सबसे बड़ा असर छात्रों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है, और कई बार यही मानसिक दबाव कुछ छात्रों को ऐसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है, जिसके परिणाम उनके साथ साथ उनके परिवार के लिए भी बेहद दर्दनाक साबित होते हैं। हमने बात की कि कैसे कितने बच्चों ने खुद इस कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन क्या जो का कारण केवल पेपर लीक होता है, यही बात समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि कारकीय यानी कि मल्टी फैक्टोरियल समस्या है। इसके पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं, जैसे लंबे समय तक तनाव, असफलता का डर, अवसाद, पारिवारिक दबाव, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक तुलना, अकेलापन, भविष्य को लेकर निराशा और कुछ मामलों में परीक्षा या उससे जुड़ा विवाद यानी पेपर लीक किसी छात्र के तनाव को बढ़ा सकता है, लेकिन हर मामले में उसे अकेला कारण मानना फैक्चुअल रूप से सही नहीं होगा। और सबसे खतरनाक शब्द, बस यही आखिरी मौका था। भारत में लाखों छात्र एक ही परीक्षा के लिए वर्षों तक तैयारी करते हैं। कई छात्र ड्रॉप लेते हैं, कुछ नौकरी छोड़ देते हैं, कुछ परिवार कर्ज लेकर कोचिंग करवाते हैं। ऐसे में यदि छात्र को लगने लगे अगर इस बार नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, तो यही सोच सबसे खतरनाक बन सकती है। रियलिटी यही है, लाइफ में मौके अक्सर एक से अधिक होते हैं, लेकिन तनाव में घिरा मन उन्हें देख नहीं पाता। और अब जरा उस घर की कल्पना कीजिए जहां हर बातचीत का विषय केवल परीक्षा हो। सुबह में कितने घंटे पढ़े, दोपहर में रैंक कितनी आएगी, रात में पड़ोस वाले बेटे ने इतना स्कोर किया। धीरे धीरे बच्चा ये मानने लगता है कि उसकी पहचान, उसका सम्मान, उसका भविष्य सब कुछ केवल एक परीक्षा पर निर्भर है। यही दबाव शुरू होता है। भारत में शायद ही कोई छात्र होगा जिसने कभी यह वाक्य ना सुना हो, देखो शर्मा जी का बेटा। तुलना देखिए इंस्पिरेशन बन सकती है, लेकिन यदि वो लगातार हो तो वो आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगती है। छात्र पढ़ाई से ज्यादा दूसरों से आगे निकलने के लिए दबाव में जीने लगता है, और समस्या तब पैदा होती है जब तैयारी सीखने की प्रक्रिया न रहकर सिर्फ रैंक की दौड़ बन सकती है। इसलिए अगर हमें ऐसी घटनाओं को रोकना है तो सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय उनका साथ देना होगा,
उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि एक परीक्षा उनकी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। वही सबसे जरूरी बात यह है कि पेपर लीक की समस्या को जड़ से खत्म किया जाए, और ऐसा नहीं कि हमारे पास इसके लिए समाधान मौजूद नहीं, बिल्कुल है। आखिर यूपीएससी, एनडीए और सेना की भर्ती जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले बेहद दुर्लभ क्यों होते हैं? इन परीक्षाओं में अपनाई जाने वाली कड़ी सुरक्षा, मल्टी लेवल निगरानी और सख्त गोपनीयता व्यवस्था अगर सफल है तो ऐसी ही मजबूत व्यवस्था अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी लागू की जा सकती है। जैसे यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है, इसके पास अपना परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ओल्ड कल्चर ऑफ सेक्रेसी और स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन पेपर कई एक्सपर्ट से अलग अलग बनवाए जाते हैं, कोई एक व्यक्ति पूरा पेपर नहीं जानता। वहीं इसकी छपाई सुरक्षित सरकारी प्रेस में होती है और डिस्ट्रीब्यूशन पुलिस सुरक्षा में किया जाता है। साथ ही परीक्षा में केंद्र मुख्य रूप से बड़े शहरों में होते हैं, जिससे नियंत्रण आसान रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी मल्टी स्टेज परीक्षा है। प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू, एक पेपर लीक होने से पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, इसलिए लीक करने का लालच भी कम रहता है। वहीं आर्मी और एनडीए की परीक्षाओं में भी सख्त कमांड स्ट्रक्चर होता है, नियंत्रण पहुंच और उच्च जवाबदेही होती है। वहीं नीट जैसी परीक्षाओं में चुनौतियां अलग हैं। इसमें 20-22 लाख छात्र एक साथ एक दिन में बैठते हैं। केंद्र सैकड़ों छोटे शहरों तक फैल जाते हैं। पेपर प्रिंटिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के कई चरण होते हैं, जहां मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश बढ़ जाती है। कई काम आउटसोर्स होते हैं। साथ ही ये सिंगल स्टेज परीक्षा है, एक पेपर से पूरा मेडिकल सीट का फैसला हो जाता है, इसलिए लीक का लालच ज्यादा होता है। लेकिन पेपर सेटिंग में मल्टी लेयर गोपनीयता, सुरक्षित प्रिंटिंग, पुलिस, सैन्य सुरक्षा में ट्रांसपोर्ट और कम केंद्रों पर परीक्षा कराने जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। वहीं कई स्पेशलिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी सीबीटी पर जोर देते हैं, जहां फिजिकल पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीई, मेन और गेट जैसी परीक्षाएं इसी वजह से सुरक्षित मानी जाती हैं। तो अब देखना होगा सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होता है। क्या ये कानून वास्तव में पेपर लीक माफिया पर लगाम लगा पाएगा, या फिर ये भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना तो तय जरूर है कि अगर इस कानून को पूरी सख्ती और ईमानदारी से लागू किया जाए तो लाखों छात्रों का परीक्षा व्यवस्था पर दोबारा भरोसा मजबूत हो सकता है। क्योंकि एक मजबूत देश सिर्फ ऊंची इमारतों, तेज अर्थव्यवस्था, ये सिर्फ शक्तिशाली सेना से नहीं बनता। एक मजबूत देश तब बनता है जब गांव का गरीब छात्र, शहर की मध्यम वर्गीय बेटी, पहाड़ों का युवा, रेगिस्तान का अभ्यर्थी और महानगर का प्रतियोगी सभी को एक ही भरोसे के साथ परीक्षा देने जाए कि यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी का पैसा नहीं चलेगा, किसी माफिया का नेटवर्क नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ मेहनत चलेगी। यही भरोसा भारत की सबसे बड़ी पूंजी है, और जिस दिन हम इस भरोसे को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेंगे, उस दिन हम केवल पेपर लीक नहीं रोकेंगे, हम करोड़ों युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित कर लेंगे। अब सवाल आप लोगों से है, आपको क्या लगता है कि क्या सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 पेपर लीक की समस्या को जड़ से खत्म कर पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा लोकसभा।